Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So today we are going to discuss the MCQs of environmental science. In this video we are going to discuss the important MCQs along with their explanation. And this particular video is very important for your all upcoming agriculture based exam as well as some other government exams in which environmental science is there as a subject. So let's start this video. First of all, you have to like this video by subscribing this channel. Now here we start with the first question, and the question is the term environment derived from the language. environment जो है वो कौन सी लैंग्वेज का टर्म है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अरेबिक. Most of the term we are using nowadays, they are derived from certain languages. सो पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वायरमेंट टर्म, तो इन्वायरमेंट टर्म जो है ये बना होता है एक फ्रेंच टर्म से. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रेंच. ओके, इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच टर्म है. पर्टिकुलरली बात करें वो कौन सा टर्म है इन्वायरमेंट का, तो फ्रेंच टर्म है, दैट इज़ एनवायरोनर. ठीक है, एनवायरोनर टर्म है जिसका मतलब होता है टू सराउंड. तो अपने सराउंडिंग की स्टडी जो होती है इट कम्स अंडर एनवायरनमेंट. सो हमारे सराउंडिंग में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट मींस लिविंग थिंग्स एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स मींस नॉन लिविंग पार्ट. ठीक है, बायोटिक में लिविंग में आ जाते हैं प्लांट, एनिमल्स. ए बायोटिक में हमारे आते हैं सॉइल, वाटर, एयर. सो दीज ऑल कंस्टिट्यूट्स अवर इन्वायरमेंट. तो ये हमारी जो सराउंडिंग होती है उसको ही हम बोलते हैं अपना इन्वायरमेंट. ठीक है, सो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच टर्म इन्वायरनोर से बना है जिसका मतलब होता है टू सराउंड. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल लर्न सम मोर थिंग अबाउट इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं. सो देयर आर टोटल 4 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. वो क्या क्या हैं? दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है? जितनी भी हमारे अर्थ सरफेस में वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो पानी का बना हुआ चीज़ होती है, लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, वाटरफॉल, ये सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आता है. देन नेक्स्ट वन है हमारा लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर का मतलब होता है सॉइल. जो मिट्टी होती है, सॉइल जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं, दैट कंस्टिट्यूट्स अ लिथोस्फेयर. नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में आता है हमारी एयर या फिर वी कैन से डिफरेंट गैसेस या मिक्सचर ऑफ गैसेस जो होता है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है. इसके लास्ट हमारा आता है द लास्ट कंपोनेंट इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है बायोस्फीयर. सपोज ये हाइड्रोस्फेयर होता है और ये हमारा होता है लिथोस्फेयर और ये है हमारा एटमॉस्फेयर. तो जहाँ पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं, वो इंटरेक्शन वाले पॉइंट को हम बोलते हैं बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर ही एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है, लाइफ सस्टेन हो सकती है. सो बायोस्फीयर इज़ द कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शन ऑफ 3 things, that is hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Okay, so I think this much is important information regarding the environment. So now we will move on next question. This is second question. Question is, which of the following greenhouse gas is responsible for the ozone layer depletion? So greenhouse gases are very important part of our environment. So due to greenhouse gas, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से वी कैन सी ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन स्टार्ट हो गया है. यानी ओजोन की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन हो गई है, पतली हो गई है. एंड ओजोन लेयर की जो थिनिंग होती है दैट इज़ नोन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन. और ओजोन लेयर डिप्लीशन का जो मेन कॉज है दैट इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस. और वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शंस आर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन. सो जो ओजोन लेयर होती है, सबसे पहले तो ओजोन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ओजोन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज़ O3. यानी 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑक्सीजन गैस के, वो कंबाइन होकर ओजोन फॉर्मेशन करते हैं. अब ये ओजोन मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हमारा जो अर्थ होती है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे डिफरेंट, ये हमारी अर्थ है, सपोज़ ये हमारी अर्थ है. अर्थ के सराउंडिंग में सबसे पहली लेयर जो होती है, सबसे नियर, अर्थ के एकदम जो नियर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर. इसके बाद सेकंड लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर. और ये जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन की जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है. दिस इज़ दी ओजोन लेयर.
ठीक है, ये हमारी ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो हार्मफुल होती हैं, हार्मफुल बिकॉज ये हमारे अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए ह्यूमन बॉडी के, तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इट कैन कॉज कैंसर, ठीक है, इट कैन कॉज आई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज होती हैं जैसे कैटरैक्ट होता है, ये सब बीमारियां हमको हो सकती हैं। सो दैट इज़ वाई ओजोन लेयर जो है वो हमको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करती है कि ये डायरेक्ट यूवी रेडिएशन को आने नहीं देती थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है ओजोन लेयर लाइफ, ये इसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो कुछ हद तक पॉसिबल हो पाती है। बट नाउ डेज ड्यू टू सम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, तो ये जो ओजोन की लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन हो गई है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण है, सो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैस जो है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हुआ है, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये इंपॉर्टेंट गैस है जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर में डिप्लेशन स्टार्ट हो गया है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेज़र करते हैं डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन यूनिट, इन शॉर्ट इट इज़ रिटन एज DU, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस होती है इसको हम डॉप्सन यूनिट में मेज़र करते हैं, ठीक है। और देखा गया है कि जो ओजोन है उसमें डिप्लेशन होता जा रहा है, उसमें एक होल देखा गया है जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ में जो यूवी रेडिएशंस होती हैं सन की वो डायरेक्ट एंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से आज जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा जो ग्लोब है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, वार्म होता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो पर्टिकुलरली ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से देखने को मिला है, ओके। और ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिलोंग्स टू लोटिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ओके। अभी हमने एनवायरनमेंट देखा, एनवायरनमेंट मीन्स हमारा सराउंडिंग। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है इंटरैक्शन होना, इंटरैक्शन किसका इंटरैक्शन होना, इंटरैक्शन ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जब इंटरेक्शन होता है, सपोज बायोटिक में हमारे आगे प्लांट्स और एबायोटिक में सपोज सॉइल है, वाटर है। अब वी ऑल नो प्लांट्स को ग्रो करना है सॉइल चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है। तो ये दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्या रिलेशनशिप है उनके, तो इसकी स्टडी को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अब यहाँ पे बात होती है इकोसिस्टम में टाइप्स की, ठीक है। तो इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है और एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो बात करते हैं अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की, तो नेचुरल इकोसिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल माने जो लैंड सरफेस पे होता है, और एक होता है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी जो वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्वाटिक में भी फर्दर हमारे डिवाइड हो जाते हैं, फ्रेश वाटर है या फिर फ्रेश वाटर या फिर वी कैन से मैरीन वाटर, खारा पानी। सो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलरली बात हो रही है लॉटिक इकोसिस्टम किसके अंदर आता है, ठीक है। लॉटिक इकोसिस्टम को कौन सा जो है 4 ऑप्शंस उसमें से लॉटिक इकोसिस्टम उसका एग्जाम्पल है। सो ऑप्शंस आर रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड, ग्रासलैंड। तो जो लॉटिक इकोसिस्टम होता है उसमें हमारा आता है क्या, लॉटिक का मतलब 2 चीज़ होती हैं, इसको हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका में 2 टर्म होते हैं, एक होता है हमारा लॉटिक और एक होता है लैंटिक। लैंटिक इकोसिस्टम और लॉटिक इकोसिस्टम ये दोनों ही हमारे एक तरह के एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, यानी जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लॉटिक इकोसिस्टम के केस में जो वाटर होता है वो कैसा होता है, रनिंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी। और लैंटिक के केस में जो वाटर होता है वो रुका हुआ होता है, स्टैगनेंट होता है,
स्टैगनेंट या फिर ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इनमें सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 1 दैट इज़ रिवर सिस्टम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज रिवर सिस्टम जो वाटर होता है वो मेनली कैसा होता है, बहता हुआ होता है, रनिंग होता है, तो ये रनिंग वाटर होता है, इसलिए लॉटिक इकोसिस्टम में आता है। लेक्स की बात करें तो लेक का जो पानी होता है वो ठहरा होता है, रुका हुआ होता है। पॉन्ड्स का जो पानी होता है वो भी रुका हुआ होता है, तो ये हमारा लैंटिक इकोसिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम में अगेन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम आता है। टेरेस्ट्रियल माने जो ज़मीन में होता है, लैंड में होता है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे एग्जांपल्स आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो अभी ऑप्शन में था तो वो टेरेस्ट्रियल में आता है। डेजर्ट इकोसिस्टम, ये तीनों हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जो वाटर में प्रेजेंट होता है उसमें हमारा आता है रिवर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम एंड एस्चुरीज इकोसिस्टम। अगेन एक्वेटिक इकोसिस्टम दो कैटेगरीज में डिवाइड है, फ्रेश एंड मरीन वाटर। फ्रेश में रिवर और स्ट्रीम आती हैं, मरीन में हमारे ओशियन, सी, सॉल्ट लेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, फ्रेश इकोसिस्टम जो होता है फ्रेश एक्वेटिक वाला, उसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं, लैंटिक एंड लोटिक। अब इन दोनों को याद कैसे रखें, देखो लोटिक को ऐसे याद रखो, लोटिक माने लोटपोट होना। अब आप किस में लोटपोट हो सकते हो, जब पानी बहता हुआ होता है, तो रनिंग वाटर में हम लोटपोट हो सकते हैं, इसलिए लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर और लैंटिक मतलब रुका हुआ पानी। ठीक है, तो लैंटिक में आते हैं हमारे पॉन्ड्स, वेल्स, लेक्स, इन सब का पानी रुका हुआ होता है, स्टेशनरी पोजीशन में होता है, तो लैंटिक इकोसिस्टम होता है। लोटिक में हमारा आता है रिवर स्ट्रीम, जो भी हमारा क्वेश्चन था। और आर्टिफिशियल तो सिंपल है, आर्टिफिशियल में हमारा आगे एग्रीकल्चर लैंड, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स। ठीक है, और अर्बन एरिया, इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड हो गया, क्रॉप फील्ड, जो क्रॉप फील्ड होता है वो भी हमारा एक तरह का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइन द टर्म ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, अभी हमने देखा जो ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से मेन क्या होता है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन देखने को मिला है। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस गैस जो टर्म है ये किसने कॉइन करा था, ये यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शंस आर जोसेफ फॉरियर, रेमॉन्ड लिंडमैन, एर्नीस्ट नाइस, ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, जोसेफ फॉरियर, रेमॉन्ड एंड एर्नीस्ट नाइस। इनमें से अगर हम गेस कर बताएं तो ये जो टर्म है ये किसने कॉइन करा है, तो ये कॉइन करा है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ जोसेफ फॉरियर ने। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो शब्द है वो जोसेफ फॉरियर ने दिया है। ग्रीन हाउस गैस जो होती है बेसिकली क्या करती है, हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसको गर्म करती हैं, उसको हीटअप कर देती हैं, वार्म कर देती हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि अगर हमारे अर्थ में ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट नहीं होगी, इफ़ देयर इज़ नो ग्रीन हाउस गैस, नो ग्रीन हाउस गैस इन अवर एटमॉस्फेयर, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिमेंबर दिस। अगर हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल अपसेंट हो जाएंगी, उस कंडीशन के केस में जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, दैट इज़ -18 डिग्री सेल्सियस के पास वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा वार्म रखती हैं। लेकिन प्रेजेंट डे में क्या होता है कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, और डिफरेंट गैस और भी होती हैं, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन इतना हाई हो चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन जो है वो प्रेजेंटली देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ओजोन होल फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा FIRST फर्स्ट, पहली बार। इन विच ईयर ओजोन होल फर्स्ट रिपोर्टेड ऑन एंटार्क्टिक रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ओजोन होल सबसे पहले देखा गया है वो एंटार्क्टिक रीजन में देखा गया है। किस ईयर में देखा गया है, ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास ये रहे। तो ओजोन की अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि ओजोन मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की पास।
ठीक है। इसकी थिकनेस को हम मेज़र करते हैं डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइम जो ओजोन होल देखा गया है वो एंटार्क्टिक रीजन में देखा गया है, और ओजोन होल किसकी वजह से हुआ है, मेनली फ्लोरोकार्बन गैस की वजह से होता है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। इसके बाद ओजोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज क्या करती है, यूवी जो रेडिएशंस होती हैं, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं, उनको फ़िल्टर आउट करती है, उनको डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर तक रीच नहीं होने देती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा ओजोन डे, ठीक है। ओजोन के लिए हम ओजोन का अवेयरनेस के लिए हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ ओजोन डे, जो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 16th September, ओके। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ओजोन, ठीक है। अब ओजोन होल जो सबसे पहले रिपोर्ट करा गया है वो किसने करा था, इट इज़ रिपोर्टेड बाय द ब्रिटिश टीम ने सबसे पहली बार एंटार्क्टिक रीजन में ओजोन होल को रिपोर्ट करा, और ये किस साल रिपोर्ट हुआ था, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए 1986, ओके। 1985 भी होता है कहीं जगह, तो 1985 टू 1986 मान सकते हैं, ठीक है। तो 1986 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश टीम ने ओजोन होल जो देखा था वो एंटार्क्टिक रीजन में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BOD वैल्यू ऑफ वाटर इंडिकेट्स द, ठीक है। तो BOD की जो वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट करती है, BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं। ए है हमारे पास अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक डिब्रीज, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ओजोन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे नाम है जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑक्सीजन डिमांड की बात हो रही है, तो ओजोन तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन डी तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक डेब्रीज से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो बचे हमारे पास दो ऑप्शन, इन दोनों में से कौन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। होता क्या है, सपोज हमारे पास कोई वाटर बॉडीज़ है, ठीक है। अब उस वाटर बॉडी में कोई भी है हमारे पास, ठीक है। अब उस वाटर बॉडी में सपोज बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो एक होती है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, DO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। DO मतलब डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स द ऑक्सीजन विच इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए इस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी। तो जो BOD वैल्यू है वो इंडिकेट करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो माइक्रोब्स के बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर BOD ज़्यादा है, किसी भी वाटर बॉडी में BOD ज़्यादा है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा कब होती है, डिमांड इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होती जा रही है, वी कैन से कम होती जा रही है, तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे माइक्रोब्स इस ऑक्सीजन डिज़ोल्व पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है इसका यूज़ करना, इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ होने का मतलब है कि अब ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो BOD वैल्यू है अल्टीमेटली हमारा पोल्यूशन लेवल को भी इंडिकेट करती है कि पोल्यूशन का लेवल कैसा है, ठीक है। तो ये था BOD का कंसेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन एनी इकोसिस्टम इज़। तो एनर्जी पिरामिड जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड, या नन ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव तो यहाँ पे है नहीं, इन तीनों में से हमारे पास एक करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, आंसर क्या है उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पिरामिड होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब ये होता है जो डिफरेंट फूड चेन होती है, फूड चेन में अलग अलग लेवल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, वी कैन
से दैट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, कंज्यूमर्स। ठीक है, लास्ट में कंज्यूमर्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर। ठीक है, इतना ही लेवल रहता है। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनको कंज्यूम करते हैं, इनको हम बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल। और एक फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। जब हम इन ट्रॉफिक लेवल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये टर्म जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इट इज़ गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। इसीलिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। और ये 3 टाइप्स के पिरामिड होते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से पिरामिड आते हैं, इसमें हमारे आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, जो नंबर के बेसिस में रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर किसका है। ठीक है, देन पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी जो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके हिसाब से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो दे आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। अब यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलरली पिरामिड ऑफ एनर्जी की, कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा रहता है। तो अगर हम बात करें एनर्जी के पिरामिड की, तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ ऑलवेज अपराइट। ठीक है, तो एनर्जी पिरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट, यानी वो इस तरह से बनता है, अपराइट होता है, ये होता है अपराइट। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है और ये होता है इन्वर्टेड। इसी को उल्टा कर दो ट्रायंगल को तो ये होता है हमारा इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है एनर्जी पिरामिड की, तो एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है, याद रखना। बाकी जो हमने 2 टाइप्स के पिरामिड देखे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये जो होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास, ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और अपराइट दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे। तो ये जो फिगर है इट इज़ यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी को, क्योंकि हमेशा अपराइट होता है। सो यहाँ पे सबसे बॉटम में जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, और मेनली प्रोड्यूसर्स में हमारे आते हैं प्लांट्स। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं हमारे सबसे नीचे लेवल में आते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे कौन आता है, इनको खाने आते हैं ग्रास हॉपर्स या फिर बीज। ठीक है, तो ये इनके ऊपर एक्ट करते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, इनके बाद सब कंज्यूमर होते हैं, सबसे नीचे आता है प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, देन टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स पे ये इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट खाएंगे उनको। इंसेक्ट को कौन खा जाएगा, इंसेक्ट को खा सकते हैं रैबिट्स जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, रैबिट हो गया। रैबिट को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खा जाएगी, ईगल। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमेशा अपराइट होता है। कैसा होता है ये, अपराइट का मतलब सीधा नॉर्मल ट्रायंगल। अगर बात करें बायोमास या नंबर की, तो बायोमास और नंबर में इस तरह से बनता है, ये आप देख सकते हैं फिगर में, दिस इज़ द पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास हो या फिर वी कैन से पिरामिड ऑफ नंबर, दोनों ही केस में दोनों पोजीशन सही है, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट में क्या होता है कि अपराइट में वही प्रोड्यूसर होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, तो ये अपराइट पोजीशन हो गई। ठीक है, कि कितना बायोमास होगा या इनका नंबर कितना होगा। सेम इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड में क्या हो सकता है कि प्रोड्यूसर सबसे नीचे कम होंगे, प्रोड्यूसर्स का नंबर कम होगा, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली टाइप ऑफ एल्गी जो वाटर बॉडी में या पानी में तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग एल्गीज होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इनको कौन खाएगा, इनको खाएंगे जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खाएंगे, छोटी मछली, और छोटी मछली को लास्ट में कोई बड़ी मछली खा जाएगी। तो ये इन्वर्टेड और अपराइट दोनों होता है। तो याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट
कि पिरामिड्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, नंबर, एनर्जी, बायोमास, जिसमें से पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर दोनों ही हमारे अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, बट द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट यानी इस तरह से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इंक्लूड्स। सो वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक नाउअडेज, एसिड रेन में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस आर SO2, NO2, नेक्स्ट CO, नेक्स्ट CFC, नेक्स्ट ओजोन। तो जो एसिड रेन होती है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू गैसेस, ठीक है, SO2 एंड NO2। आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ हो रही हैं, जिनसे ये हार्मफुल गैसेस जनरेट हो जाती हैं, और ये हार्मफुल गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो क्लाउड से जब रेनफॉल होता है तो वो रेन में जो वाटर होता है उसमें वाटर में ये डिफरेंट गैसेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। एसिड रेन जो होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग बाय द गैस। अभी पीछे एमसीक्यू में डिस्कस करा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है नाउअडेज, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किस गैस का है? तो ये जो सारी गैस आप देख रहे हैं ऑप्शंस में, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O एंड CH4 यानी मीथेन, ये सारी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट यहाँ पूछा गया है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस गैस का है, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज़ बाय CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, सिंपल था ये क्वेश्चन, CO2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड द हार्मफुल hazardous pollutants in the environment is called। ठीक है, यानी जब हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इट मे बी बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा, तो जब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं टू डिग्रेड दी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इट इज़ माइक्रो रेमिडिएशन, नैनो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, बायो रेमिडिएशन। सो ये बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। बायो रेमिडिएशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं ताकि इन्वायरमेंट में जितना भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं उन सबको हम डिग्रेड कर सकें। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बायो रेमिडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशन ऑफ CFCs इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन। अब हुआ क्या था, CFC आपको पता है, CFC एक इम्पॉर्टेंट गैस है जिसकी वजह से ओजोन होल देखने को मिला है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो हम CFC का यूज़ करते हैं उसका कितना इमिशन हो रहा है, वो कितनी रिलीज़ आउट हो रही है और एटमॉस्फेयर में उसका रिलीज़ कितना हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ पे नियंत्रण करने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। तो वो पहली बार प्रोटोकॉल किसने बनाया था, ठीक है, कि CFC का हम यूज़ कितना करेंगे, किस अमाउंट में CFC यूज़ करनी है, इसके बारे में जो पहला प्रोटोकॉल था वो किसने बनाया था? ऑप्शंस आर मॉन्ट्रियल, ओसाका, जिनेवा, फ्लोरिडा। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल एक जगह है, इट इज़ अ प्लेस इन कनाडा, ठीक है। यहाँ पे ही पहली बार एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। कब साइन हुआ था? 16 सितंबर 1987 में हुआ था, ये भी याद रखना है। तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था कनाडा में, ठीक है। इसमें बेसिकली CFCs का जो इमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात हुई थी, और 16 सितंबर को ये साइन हुआ था, तो अभी हमने पीछे डिस्कस करा है, इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि हम 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ओके, तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स फ्रॉम। एल्गल ब्लूम जो है वो उसका रीज़न क्या है? ऑप्शंस आर ग्लोबल वार्मिंग, सैलिनेशन, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। ओके, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू सम ग्रीन हाउस गैसेज, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सैलिनेशन का मतलब होता है सॉल्ट्स का कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है।
बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं या टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में उसका कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होना। एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे एक टाइम चला था जब डीडीटी नाम का पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था मच्छर को मारने के लिए। तो हुआ क्या था, डीडीटी का जो छिड़काव होता है वो फील्ड एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जिस एग्रीकल्चर क्रॉप में इसका छिड़काव हुआ, उस एग्रीकल्चर को क्रॉप्स को जो भी खाता था उसमें डीडीटी का कंसनट्रेशन था कुछ, फिर जिसने इसको खाया उस ऑर्गेनिज्म में इसका कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुआ, फिर इस ऑर्गेनिज्म को जो आगे खाएगा उसके अंदर कंसनट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। लास्ट ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन में सपोज़ क्या होता है कि जैसे सपोज़ ये एक लेक है, पानी का लेक, यहाँ पे कुछ टाइम बाद कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं जो सारी ऑक्सीजन को ख़त्म कर देंगे। अब पानी में जितनी भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन थी वो सब ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन बची ही नहीं है, तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे स्लोली यहाँ पे एक दलदल टाइप का एरिया ग्रो हो जाएगा, यानी एल्गे ग्रो होने लगेंगे। एल्गे ग्रो होने के बाद स्लोली वहाँ पे पूरी की पूरी सॉइल आ जाएगी। सॉइल आने के बाद वहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो जो वाटर बॉडी वाला एरिया था वो कम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और एल्गल बूम जो देखने को मिलता है वो यूट्रोफिकेशन की वजह से ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन डी, यूट्रोफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। ओके, सिंपल है। विच इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? दिस क्वेश्चन इज डिस्कस्ड लेटर in some MCQs. So options are rice field, forest, grassland, lake. So this is very simple. The answer is option first, rice field. Artificial ecosystem की बात हो रही तो rice field, agricultural land, urban area, ये सब हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात होती है। अगर बात करें फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और लेक, ये सब हमारे फॉरेस्ट जो है, ग्रासलैंड जो है ये हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। लेक जो है वो हमारा एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आता है। और एक्वेटिक में भी पर्टिकुलरली बात करें तो लेक का जो वाटर है वो स्टैग्नेंट रहता है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है लैंटिक। तो ये लैंटिक टाइप का इकोसिस्टम होता है। ओके, राइस फील्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड। सो दैट मिनिमम एरिया जहाँ पे लाइफ जो है सस्टेन रहती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है बायोटा, नाइश, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बायोम। सो वन बाय वन we will discuss all these terms. First we discuss about what is biota. So biota is a particular area where any animal or a plant can live at particular place, time और habitat. तो कोई भी particular animal या plant एक particular place में या time period में एक habitat में रहता है तो उसको हम बोलते हैं उसका biota. For example जैसे soil biota. सो सॉइल बायोटा की अगर हम बात करते हैं, सो देयर आर मैनी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड द सॉइल्स. ठीक है, तो इट कंस्टिट्यूट अबाउट द सॉइल बायोटा. नेक्स्ट इज नाइश. नाइश इज ऑल्सो अ हैबिटेट बट here we include its role और पोजीशन. ठीक है, रोल या फिर उसकी क्या पोजीशन है पूरे इकोसिस्टम में. मींस एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल हो वो जहाँ रहता है, ठीक है, वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस में उसका क्या रोल है, क्या पोजीशन है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसका एक रोल है कि वो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है. सो इट इज़ इट्स रोल और पोजीशन. नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ये जो पूरी डेफिनेशन है कि मिनिमम एरिया एक होता है लैंड का जिसमें जो कोई भी पर्सन है उसकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली सस्टेन रहती है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिकली क्या मेज़र करता है? मेज़र करता है द डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस ऑन द नेचुरल रिसोर्स. मतलब कि इकोसिस्टम में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
उन नेचुरल रिसोर्स पे ह्यूमन बीइंग कितना डिपेंड करते हैं. इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड. बायोम बचता है. बायोम क्या होता है? बायोम इज़ अ लार्ज लैंड एरिया विद डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. यानी एक बहुत बड़ा एरिया होगा जिसमें बहुत सारे पॉपुलेशन रहेगी किसी भी प्लांट की, एनिमल की, ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट और वेजिटेशन में. दैट इज़ कॉल्ड बायोम. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. Now move on next question, and the next question is the red data book published by International Union for Conservation of Nature and Natural Resource IUCN contains the list of. Okay, this is very important. जो रेड डेटा बुक होती है वो कौन पब्लिश करता है? दिस इज पब्लिश बाय IUCN. इसका फुल फॉर्म मेंशन है. अब ये जो रेड डेटा बुक होती है इसमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट है हमारा एंडेमिक प्लांट एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सेकेंड है थ्रेटन्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़. थर्ड ओनली एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़. फोर्थ ओनली थ्रेटन्ड एनिमल स्पीशीज़. ओके, अब वन बाय वन वी विल डिस्कस इट्स मीनिंग कि एंडेमिक, थ्रेटन्ड, इंडेंजर्ड ये सब क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब क्या होता है? ओके, पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ को अगर हम बोलते हैं कि वो एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाएगी. यानी एक कन्फाइंड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो हमें दिखाई देगी. इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पाई नहीं जाएगी. सो इट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडेमिक. यानी एक पर्टिकुलर प्लेस में रहना, बाकी कहीं और शो नहीं होना. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडेमिक. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है. थ्रेटेंड का मतलब होता है जो असुरक्षित होता है. इसका मतलब होता है असुरक्षित. ठीक है, असुरक्षित मीन्स वल्नरेबल. इट मीन्स थ्रेटेंड स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ विच आर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट. मतलब जो असुरक्षित हैं वो ख़त्म होने के चांसेस हैं उनके इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, अगर हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं करा, कंजर्व नहीं करा, तो इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में, भविष्य में वो ख़त्म होने के चांसेस हैं. तो वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ कहलाती हैं. इसके बाद एक टर्म देखते हैं, इंडेंजर्ड. ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ विच आर वेरी लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर. जो आने वाले समय में बस ख़त्म होने वाली हैं. वेरी लाइकली टू एक्सटिंक्ट. तो ये तीन टर्म्स होते हैं, एंडेमिक, थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड. एंडेमिक मीन्स होता है पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएगी और पूरी जगह नहीं पाई जाएगी. थ्रेटेंड का मतलब है जो असुरक्षित है, वल्नरेबल है नियर फ्यूचर में. और इंडेंजर्ड का मतलब जो बहुत स्पीड से ख़त्म हो रही है और एकदम ख़त्म होने की कगार पर है, वो होता है इंडेंजर्ड. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. तो मेन जो क्वेश्चन कह रहा था कि जो रेड डेटा बुक होता है उसमें किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो द आंसर इज़ ऑप्शन 2, दैट इज़ थ्रेटेंड प्लांट एंड स्पीशीज़ बोथ. ठीक है, प्लांट्स की नहीं होती है, ना सिर्फ पर्टिकुलर एनिमल की होती है, दोनों की होती है, प्लांट एनिमल दोनों. लेकिन कौन से? जो थ्रेटेंड है. थ्रेटेंड का मतलब जो कि वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल टू एग्जिस्ट इन द नियर फ्यूचर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन. द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाएगी? ऑप्शन है साइलेंट वैली, कश्मीर वैली, वैली ऑफ फ्लावर, सूरमा वैली. तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल दी डाइवर्सिटी. जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितनी भी हमारी वर्ल्ड में लिविंग डाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेशन, उन सब का जो सम होता है दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. और सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो हमारा जो अर्थ होती है, दिस इज़ अवर अर्थ. अर्थ में सबसे मिडिल में एक लाइन जाती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इज़ नोन एज इक्वेटर. और ये इक्वेटर कहाँ लाई करती है? इट इज़ लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये लाई करती है. कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, इनके बीच में होती है इक्वेटर. और ये इक्वेटर वाला जो रीजन है, यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. कैसे फॉरेस्ट?
ट्रॉपिकल एरिया होता है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, और इसी जगह पे जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो सबसे ज़्यादा रिच होती है। रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है कि जो प्लांट्स एनिमल की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म में दिखाई देगी, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो जो साइलेंट वैली है ये लाई करती है केरला में, ठीक है। कश्मीर वैली नाम से क्लियर है, कश्मीर वैली ऑफ फ्लावर जो है वो उत्तराखंड में है। सुरमा वैली जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो स्टेट्स है वहाँ पे लाई करती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और इन बिटवीन बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बीच में सुरमा वैली लाई करती है। तो अगर ऑप्शन वाइज अगर हमने स्टेट्स देख लिए तो हमें जानकारी मिलेगी जो हमारा केरला वाला रीजन है वो यहीं पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के पास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी साइलेंट वैली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है वो साइलेंट वैली में मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज़ ओके। कौन होता है जो ट्रॉपिक लेवल हम बनाते हैं उसमें हाईएस्ट लेवल पे कौन प्लेस होता है? ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस, डिकम्पोजर्स। तो जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो ऑक्यूपाई होती है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन ईट बोथ फ्लैश एंड हर्ब्स, ओके, यानी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कॉम्बिनेशन होता है ओमनीवोरस। सिंपल क्वेश्चन था, ओमनीवोरस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10% लॉ in food chain for transferring energy from different trophic level is given by। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि जो 10% लॉ होता है इन फूड चेन वो किसने दिया था? यू ऑल नो होता क्या है फूड चेन, आपको पता होगा। फूड चेन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खा जाएगा, फिर दूसरे को कोई थर्ड ऑर्गेनिज्म खाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रास है, इस ग्रास को किसने खाया? डियर ने, ठीक है। डियर को खाया टाइगर ने, डन। तो 3 लेवल हो गए। तो ये जो पूरा अब होता है इसमें हमेशा क्या होता है 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यानी जो ग्रास होगी ग्रास को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट। तो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इसमें एनर्जी बनी। अब ग्रासेस की जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी डियर में, और डियर की 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी टाइगर में, ओके। तो ये जो 10% लॉ होता है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर 1 इज़ रेमंड लिंडमैन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। तो रेमंड लिंडमैन जो है इन्होंने 10% लॉ दिया है इन फूड चेन, ठीक है। तो रेमंड लिंडमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द 10% लॉ इन फूड चेन। बाकी बेटसन ने क्या दिया? जेनेटिक्स टर्म दिया है। हांस रिटन ने इकोलॉजी टर्म दिया था। वॉल्टर जी रोजन ने कौन सा टर्म दिया है? बायो डाइवर्सिटी, ओके। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971, वेरी इंपॉर्टेंट, इन ईरान, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था जो कि 2 फरवरी 1971 में हुआ था, ईरान प्लेस में हुआ था। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, किसकी कंजर्वेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओजोन लेयर, माउंटेन्स, वेटलैंड्स। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहने वाला है दैट इज़ ऑप्शन 4 वेटलैंड्स, ओके। रामसर कन्वेंशन जो हुई थी ईरान में वो मेनली वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए हुई थी। अब ये रामसर क्या है? रामसर एक जगह है ईरान में, दैट इज़ वाई इस कन्वेंशन का नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन, ओके। वेटलैंड्स से रिलेटेड है, और आपको पता होगा हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए आई थी, और रामसर कन्वेंशन हुई थी 2 फरवरी 1971 को, दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट 2 फरवरी एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। और अभी रिसेंटली 2024 में इसको सेलिब्रेट करा था। इसका जो
थीम था 2024 का, जो थीम था वर्ल्ड वेटलैंड डे का, वो था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन्स वेलबींग। ओके, द थीम इज़ वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द wetlands or Ramsar Convention. So this much is clear to you. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक एंड सम न्यू MCQs। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।